हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल ऑन फ्यूचर डिफेंस एकेडमी यूट्यूब प्लेटफॉर्म। आप सभी का स्वागत है फ्यूचर डिफेंस एकेडमी की यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे, जहां हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा एसएसजी का टॉपिक, जो कि दोनों क्लासेस के लिए इंपॉर्टेंट है। हमारे 6 के एंट्रेंस के लिए भी, यानी अब क्योंकि सॉरी, आरएमएस का तो पेपर हो चुका है। अब बात आती है सैनिक की। सैनिक के जो फॉर्म्स हैं वो लगभग क्या है 20 तारीख से स्टार्ट होने वाले हैं, तो तैयार रहिए। आप तैयारी कर ही रहे हैं, जो लोग भी कहते हैं ना होल्स फुल लगा के तैयारी करने बैठ चुके हैं, जी जान लगा के, तो उनके लिए अब से यहाँ से हम क्लासरूम्स, जो रिकॉर्डेड क्लासरूम्स हैं वो डालने वाले हैं, ताकि आप लोग डेली अपनी प्रिपरेशन भी कर सकें। कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो या कुछ मैटर हो जो आपका छूट रहा हो कहीं पर, और वो यहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो इससे पहले हम लोग अलग अलग टॉपिक्स पे वीडियोस डाल चुके हैं, ज्योग्राफी के काफी किए और हिस्ट्री के काफी कर चुके हैं। आज हम लोग ज्योग्राफी का एक और टॉपिक लेने जा रहे हैं, वो है मिनरल एंड ह्यूमन रिसोर्सेज। वैसे ये आपका ज्योग्राफी प्लस साइंस का, यानी एसएसटी प्लस साइंस का सब्जेक्ट है, टॉपिक है, तो ये दोनों में काम आपके आएगा। तो चलिए विदाउट एनी डिले स्टार्ट करते हैं। सॉरी, थोड़ा मौसम बहुत खराब चल रहा है तो गला भी खराब है। ये हमारे प्यारे प्यारे सिलेक्टेड सितारे, ये हमारे क्वालिफाइड बच्चे, इनमें से काफी ऑनलाइन और आज 18 दिसंबर है। आज 18 दिसंबर के दिन अल्पसंख्यक यानी माइनॉरिटी सेक्शन जो है उनके लिए डे मनाया जाता है। जैसे कि हमारे यहाँ पर कौन कौन से लोग हैं माइनॉरिटी के अंदर, लगभग सारे मुस्लिम्स आ जाते हैं, क्रिश्चियंस आ जाते हैं, सिख आते हैं, पारसीज आते हैं, बुद्धिस्ट आते हैं, जैनिज्म आता है। तो एक डे हमारे यहाँ पर माइनॉरिटी के लिए मनाया, तो आज है माइनॉरिटी डे। तो अंतरराष्ट्रीय अल्पसंख्यक इंटरनेशनल, और ये राष्ट्रीय भी नहीं है, इंटरनेशनल माइनॉरिटी डे, अधिकार दिवस, राइट डे है आज, कि आज के दिन को उनके पर्टिकुलर राइट्स प्रोवाइड किए गए थे। सॉरी। तो हम पढ़ रहे हैं मिनरल्स एंड पावर रिसोर्सेज। सबसे पहले बात करते हैं दोनों टॉपिक्स पे कि भाई मिनरल्स क्या होते हैं और पावर रिसोर्सेज क्या होता है, और फिर रिसोर्सेज क्या होता है। सबसे पहले मैं उठाना चाहूंगी रिसोर्सेज को। रिसोर्स जो वर्ड है, री प्लस सोर्स, दो वर्ड से मिलकर बना है। री का मतलब होता है अगेन, एंड सोर्स का मतलब होता है दैट थिंग विच सेटिस्फाई ह्यूमन नीड, यानी कि वो चीज जो इंसान की जरूरत को पूरा करती है उसे तो हम साधन मान लेते हैं, और री का मतलब होता है दोबारा, तो जिसको बार बार हम इस्तेमाल करते हैं और जो हमारी जरूरतों को पूरा करता है उसे हम क्या कहेंगे, रिसोर्स कहेंगे। अब बात करते हैं ऐसे रिसोर्स जिन्हें मिनरल्स, और हमने कहा पावर। मिनरल्स हम लोग अपनी रोज सुबह की जिंदगी से स्टार्ट करना, अगर घर के अंदर एक सुई से लेकर आप बड़ा सा बड़ा हेलीकॉप्टर शिप देख रहे हैं, तो वो सब किसके बनते हैं, मिनरल्स के बनते हैं। तो मिनरल्स जो होता है वो हमारी लाइफ में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो मिनरल्स जो होते हैं नेचुरली, सबसे पहली बात तो ये नेचर के अंदर मिलने वाले नेचुरल अकरिंग सब्सटेंसेस होते हैं, जिनका अपना एक डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन रहता है, यानी इनकी अपनी एक डेफिनेट क्या होती है, केमिकल प्रॉपर्टी होती है। दूसरा, दे आर फाउंड इन डिफरेंट टाइप्स, और ये अलग अलग जियोलॉजिकल कंडीशन, यानी गर्म की जगह पर अलग टाइप का होगा, उधर क्या कहते हैं ठंडी जगहों पर मिलने वाले मिनरल्स का थोड़ा सा अलग टाइप होगा। तो ये अपनी जियोलॉजिकल कंडीशन के हिसाब से क्या होते हैं, एनवायरमेंट के हिसाब से अलग अलग तरीके से पाए जाते हैं, और अलग अलग वेराइटी में पाए जाते हैं, अलग अलग किस्म के पाए जाते हैं। मिनरल्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन रॉक्स एंड इन द सीबेड। ज्यादातर जो मिनरल्स होते हैं, खनिज, जिन्हें हम प्योर हिंदी में बोलते हैं खनिज, खनिज जो होते हैं ज्यादातर आपको दो जगह मिलेंगे, एक तो चट्टानों में, रॉक्स में, और दूसरा आपको समुद्र तल या फिर जो सी बेड्स होते हैं उनके यहाँ पर मिल जाते हैं। यानी क्योंकि आपको पता है नदियां अपने साथ में बहुत सारा क्या करती हैं, सिल्ट और क्ले वगैरह बह के लेकर आती हैं, तो वो क्ले और सिल्ट के अंदर भी क्या मौजूद होता है, मिनरल्स मौजूद होते हैं। रॉक्स आर जनरली मेड अप ऑफ टू और मोर मिनरल्स। ज्यादातर जो चट्टाने होती हैं चट्टाने में पता है तीन तरह की होती हैं, इग्नेस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक और मेटामॉर्फिक। तो तीन तरह के, आग्नेय चट्टाने, अवजादी चट्टाने और कायांतरित चट्टाने। तो ये जो तीन तरह की रॉक्स होती हैं, ये तीनों जो होती हैं दो या दो से ज्यादा जो मिनरल्स होते हैं उनसे मिलकर बनती है, और कई बार तो इनमें बहुत सारे मिनरल्स में, जैसे कि इग्नेस रॉक जो है वो लावा से बनती है। लावा जब फूट के बाहर आता है, मैग्मा जब लावा बन के बाहर फूटता है, तो जब उसके ठंडा हो जाता है, तो ठंडा होने के बाद में क्या करता है ऑब्वियस सी बात है, जब जमीन से बाहर निकल रहा है तो जमीन के अंदर से जो जो चीजें उसके साथ आएंगी, चाहे वो लोहा है, कॉपर है, ब्रस, मतलब कुछ भी जो अंदर मौजूद था सब उसके साथ आएगा। तो दो या दो से ज्यादा क्या होते हैं, मिनरल्स उनमें मौजूद होते हैं। अब रॉक्स का मैंने आपको तीनों बताया था, इग्नेस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक और मेटामॉर्फिक। इग्नेस जो होती है फायर बॉन्ड, यानी आग वाली, इग्नेस आग से, अग्नि,
ठीक है। तो इसका मीनिंग होता है ये कहाँ से बनती है, मॉल्टन जो मेल्टेड रॉक होती है, यानी कि जो लावा होता है जब वो बाहर आता है और वो ठंडा हो जाता है तो वो कौन सी चट्टान बना देता है, इग्नियस रॉक बनाता है। सेडिमेंट्री क्या होती है, इजी पीजी वे में समझा रही हूँ। जब सॉरी, जब नदियां बहकर आती हैं अपने साथ क्या करती हैं, मिट्टी सिल्ट वगैरह ऊपर से पहाड़ों से लेकर आती हैं। तो जब ना वो बहकर आती है तो ढलान होती है, ढलान की वजह से उसके साथ वो सारी चीजें बहकर आती है। लेकिन जैसे ही ढलान खत्म हो जाती है तो खत्म होने के बाद में क्या होता है, वो नदी का लेवल जो है वो सीधा हो जाता है। यूं होता है फ्लो से सीधा हो जाएगा, तो सीधा हो जाता है। तो सोच के देखिए उसके अंदर जो चीजें होती हैं जो साथ में बह रही होती है वो सब जमने लग जाती है। तो वो जमते 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 एक लेयर बना देती है। ये लेयर्स जो होती हैं आगे जाके क्या करती हैं, पानी आगे निकल जाता है और ये जमते 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 सालों में क्या बन जाती है, सेडिमेंट्री, सेडिमेंटेशन से, अवसाद से बनी हुई चीजें। मेटामॉर्फिक, रूप बदलने वाली। मेटामॉर्फिक एक प्रोसेस होता है साइंस के अंदर जिसमें आपने देखा होगा फ्रॉग का एग्जांपल सबसे ज्यादा पढ़ाया जाता है, मेटामॉर्फोसिस। मेटामॉर्फोसिस में क्या होता है, पहले छोटा एग है, फिर लार्वा, फिर प्यूपा। ये सुना होगा ना, फ्रॉग के अंदर क्या होता है, टेडपॉल बनता है, टेडपॉल से फिर एडल्ट बनता है, फिर उसके बाद में वो आता है। तो इसी तरीके से इसमें भी यही सिस्टम होता है। अब एक चट्टान इग्नियस भी हो सकती है और सेडिमेंट्री भी। क्यों, क्योंकि मान लो पहले वहां पर लावा फूटा, लावा फूटकर वहां पर क्या बन गया, इग्नियस। फिर वहां पर ऊपर से नदियों ने बहना शुरू किया, अपने साथ मिट्टी वगैरह लेकर आई तो वहां सीबेड भी जम गए, मतलब अच्छा खासा वहां मिट्टी के लिए सेडिमेंटेशन भी हुआ। फिर वहां पर और सेडिमेंटेशन हुआ, ऐसे होते 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 काफी सारी लेयर्स उस पहाड़ में बन जाती हैं, रॉक्स में बन गई, चट्टान में बन गई। तो अब जब उसको यूज करना शुरू करेंगे तो लेयर वाइज होगा। जैसे पहले मान लीजिए इग्नेस की लेयर आई, फिर सेडिमेंट्री की आई, फिर इग्नेस की आ रही है, फिर इग्नेस की आ रही है, फिर सेडिमेंट्री, फिर सेडिमेंट्री की आ रही है। ऐसे करते करते ये एक चट्टान अंदर ही अंदर कभी इग्नेस में काम आ रही है, अभी कभी सेडिमेंटेशन में काम। तो इसका मतलब ये हो गई मेटामॉर्फिक, जो अपना रूप बदल रही है बार बार। तो इनको हम क्या कहते हैं, मेटामॉर्फिक रॉक्स कहते हैं। जैसे यहाँ लिखा है ना, ओरिजिनली दे आर इग्नेस, सेडिमेंट्री, और बाद में जाकर क्या बनती है, मेटामॉर्फिक। ट्रॉपिकल रीजन्स आर वेरी रिच इन टर्म ऑफ मिनरल्स। ज्यादातर जो ट्रॉपिकल के एरिया होते हैं उष्णकटिबंधीय वाले, वो सबसे ज्यादा किसके होते हैं, इनमें आपको खनिज यानी मिनरल्स बहुत ज्यादा मिलेंगे। मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज जो होती हैं ये बैकबोन होती हैं। किसी भी देश के अंदर अगर तरक्की करनी है तो तरक्की करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है, उस देश में मिनरल्स होंगे। मिनरल्स जो होते हैं वो अदर कंट्रीज को हमारी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, और जब अदर कंट्रीज हमारे देश की तरफ अट्रैक्ट होती हैं तो वो क्या देती हैं, मॉनेटरी, पैसा, मुंह मांगा पैसा मिलता है मिनरल्स के लिए। क्योंकि कई देशों में मिनरल्स है ही नहीं ना, बिल्कुल भी नहीं है। इंडिया, अफ्रीका, ये ऐसी कंट्रीज हैं जो मिनरल्स के लिए फेमस है और जहां पर इनकी डिमांड, इनके मिनरल्स की डिमांड पूरे वर्ल्ड में बहुत अच्छी है। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, क्लासिफिकेशन ऑफ मिनरल्स। अब देयर आर टू टाइप्स ऑफ मिनरल्स बेस्ड ऑन कंपोजिशन। भाई दो तरह के उनके कंपोजिशन की वजह से, दो तरह, मैटलिक और नॉन मैटलिक। अब इसको बहुत ही आसान तरीके से समझ लो, मैटलिक कौन से होते हैं और नॉन मैटलिक कौन से होते हैं। मेटल जब भी होगा आवाज करेगा, पहली बात। जैसे लोहा है, उसको बजाओ आवाज आती है, चमक होती है, कलर होता है, लश्चर होता है, साउंड होता है। मेटलर्जी और क्या होता है, ड्यूरेबिलिटी, यानी कि मतलब उसकी मेटलिक्स जो होती है, जैसे उसको पतली लेयर्स में करा जा सकता है, ठीक है, डक्टिलिटी। और मेटलर्जिकल यानी कि उसको एक पतली वायर में भी कन्वर्ट किया, जैसे कॉपर होता है, उसकी हमारे घर में सारी वायरिंग किसकी होती है, कॉपर की होती है, बिकॉज इट्स अ वेरी गुड कंडक्टर ऑफ पासिंग हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, है ना। तो अब सोच के देखिए तो मेटलिक मिनरल्स क्या होते हैं, पहली बात ये कच्चे में होते हैं, रॉ में मिलते हैं, प्योर फॉर्म में नहीं मिलते हैं। मेटल जो होते हैं ये बहुत ही हार्ड सब्सटेंस होते हैं जिनको हीट या इलेक्ट्रिसिटी पार होती है, यानी इनमें से गुजर सकती है हीट और इलेक्ट्रिसिटी। दूसरा, इनमें लश्चर और शाइन यानी चमक होती है। मेटलिक मिनरल्स आर ऑफ टू टाइप्स, ये दो तरह के होते हैं, फेरस और नॉन फेरस। अगर आपने पीरियोडिक टेबल पढ़ी है तो Fe किसका सिंबल होता है पता है, Fe सिंबल होता है आयरन का। किसका सिंबल होता है, आयरन। तो आयरन को फेरस कहा जाता है। यानी मेटलिक मिनरल्स दो तरह के, फेरस और नॉन फेरस। फेरस का मतलब हो गया जिसमें आयरन मौजूद है, और नॉन फेरस हो गया जिसमें आयरन मौजूद नहीं है। तो बस बात खत्म, आगे चलो। सॉरी, अब देखो दोनों आप पढ़ सकते हो, छोटी सी डेफिनेशन समझाई थी, आप समझते हैं। फेरस मिनरल्स वो होते हैं जिनमें आयरन और मौजूद होता है, मैंगनीज होता है, क्रोमाइट्स होते हैं। जितने भी आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज होती हैं या जितनी भी हैवी इंडस्ट्रीज होती हैं वो इसी पे डिपेंड करती है, फेरस पे डिपेंड करती है। नॉन फेरस जो होते हैं इनमें आयरन वगैरह मौजूद नहीं होता, बल्कि इनमें कुछ अदर मेटल्स होते हैं, ये सॉफ्ट होते हैं, जिनको आप हल्का सा गर्म करो या कुछ भी करो तो ये जल्दी से क्या होता है, पिघल कर नई शेप में, जैसे गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, कॉपर हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, लेड हो गया। तो ये सारे ऐसे हैं मेटल्स जो नॉन फेरस की कैटेगरी में आते हैं।
ओके, जैसे आपको नीचे एग्जाम्पल दे रखा है यहाँ पर। अब आते हैं नेक्स्ट, मेटलिक मिनरल्स कौन से होते हैं? लाइक मेटलिक में आयरन आ गया, निकल आ गया, कॉपर आ गया, ये सारे के सारे जो है इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक्स में मिल जाएंगे, ज्यादातर ये मेटामॉर्फिक और या फिर इग्नियस में मिलेंगे। अब आते हैं नॉन मेटलिक, इनमें मेटल्स नहीं होते। फॉर एग्जांपल जैसे चूना पत्थर, लाइमस्टोन हो गया, सॉफ्ट होता है, मिका, जिप्सम एंड कोल और पेट्रोलियम। नॉन मेटलिक मिनरल्स जो होते हैं, ये चूना पत्थर, कोल और ये जो है, ये ज्यादातर आपको सेडिमेंट्री में, क्योंकि ये सेडिमेंटेशन से होता है ना, जमती है मिट्टी, फिर उसमें आप लोग अगर डिस्कवरी वगैरह चैनल देखते हो तो डिस्कवरी चैनल में गोल्ड रश करके एक प्रोग्राम आता है, उसके अंदर ना वो लोग क्या करते हैं, एक जमीन देखते हैं, वहां पर सोना निकालते हैं। वो कैसे निकालते हैं? मिट्टी को छान छान कर, पानी से धोकर उसके अंदर से फिर उसको कण को निकालते हैं। तो दैट मीन्स वो कहाँ मिलता है? सेडिमेंटेशन की प्रोसेस है। नेक्स्ट आते हैं माइनिंग। माइनिंग क्या होता है? मिनरल्स जो होते हैं जमीन के अंदर होते हैं, है ना। अब जमीन के अंदर है मिनरल्स, तो मिनरल्स जब जमीन के अंदर है तो ऑब्वियस ही बात है उसको कैसे निकालेंगे, तो उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? माइनिंग, खनन, जिसे कहते हैं हिंदी में खनन प्रक्रिया। माइनिंग इज द प्रोसेस ऑफ टेकिंग आउट मिनरल्स फ्रॉम रॉक्स बरीड अंडर द अर्थ सर्फेस। जो अर्थ के सरफेस में दफन मिनरल्स हैं उनको बाहर निकालने के लिए जिस प्रोसेस का इस्तेमाल किया जाता है वो होता है माइनिंग। सॉरी, इट नीड्स चीप लेबर एंड अदर रिसोर्सेज टू एक्सट्रैक्ट द मिनरल। अब इसको चाहिए सस्ते से, क्योंकि भाई माइनिंग का जो काम होता है वो कोई एक दो दिन में खत्म होने वाला नहीं है, सालों दर साल चलता रहता है जब तक कि वहां उस मेटल को खत्म ना कर दिया जाए, यानी जिस जगह मिल रहा है वहां पर मेटल खत्म ना हो गया। तो अब इसमें सोचो, इसको सस्ता एक तो लेबर चाहिए, क्योंकि भाई साल भर, 2 साल, 3 साल, 4 साल, पता नहीं कितने साल का प्रोजेक्ट होगा, तो एक तो सस्ता लेबर चाहिए, दूसरा इसको चाहिए मिनरल्स को निकालने के लिए दूसरे रिसोर्सेस, जैसे अच्छी टेक्नोलॉजी, अच्छी मशीन्स हो गए, जेसीबी वगैरह, क्रेन्स वगैरह, इंजीनियर्स हो गए, बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। अब टाइप्स ऑफ माइनिंग कितने होते हैं? 2 तरह की माइनिंग हमने पढ़ी है, शाफ्ट माइनिंग और ओपन कास्ट माइनिंग। देखो शाफ्ट क्या होता है, इसमें गहरे कुएं खोदे जाते हैं और फिर ड्रिल करके उस मिनरल को बाहर निकाला जाता है। फॉर एग्जाम्पल हम लोग कोल एंड पेट्रोल की बात कर लेते हैं, बड़े बड़े कुएं बनाए जाते हैं ना कोयले के, सॉरी पेट्रोल के लिए, और फिर उसको क्या किया जाता है? ड्रिल मशीन से खींच कर ऊपर निकाला जाता है। और एक होती है ओपन कास्ट माइनिंग, जिसमें मिनरल्स जो होते हैं आसपास सरफेस पे ही होते हैं, हल्का सा खड्डा खोद दीजिए और उसमें से वो निकल जाते हैं। सॉरी। अब नेक्स्ट टॉपिक है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स। आखिरकार मिनरल्स मिलते कहां पर हैं? एक्सट्रीमली सॉरी, क्लास बहुत डिस्टर्बेंस में हो रही है, लेकिन लेनी जरूरी है, सो रुक नहीं सकते हम। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स क्या होता है? भारत के अंदर जो प्लेट्यूज होते हैं, पठार, पठार क्या होता है? ये एक टेबल फॉर्मेट में जमीन होती है जिसके दोनों तरफ क्या होती है? ढलान होती है और ऊपर से फ्लैट होता है टेबल की तरह। भारत में जो प्लेट्यूज हैं, ये रीजन्स ऑफ इंडिया सच ए दक्कन, जैसे दक्कन का प्लेट्यू, छोटा नागपुर, आपने नाम सुने होंगे, ये बहुत फेमस प्लेट्यूज हैं। यहाँ पर आपको सबसे ज्यादा क्या है मिलेंगे? मिनरल्स। आयरन और बॉक्साइट जो होते हैं ज्यादातर आपको मिलेंगे झारखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में। तो झारखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ तीनों को याद कर लीजिए आयरन और बॉक्साइट के लिए, ठीक है, सबसे ज्यादा जो मिलता है। माइका जो है, यानी मिक्का भी कहते हैं इसको, अभ्रक, वो सबसे ज्यादा आपको मिलेगा झारखंड में, बिहार में, आंध्र प्रदेश में, और इंडिया के अंदर माइका जो है सबसे बड़ा नंबर 1 है। और कुछ हद तक राजस्थान में माइका सबसे ज्यादा राजस्थान के अंदर भी मिलता है, इसमें नहीं दे रखा। स्टेट वाइज अगर मिनरल्स के प्रोडक्शन की बात करें, जैसे 2024 जुलाई के अगर हम लोग ले आइडिया डाटा, तो शोज दैट लार्जेस्ट जो प्रोड्यूसर है मिनरल का इंडिया में, सबसे ज्यादा जो मिनरल्स मिलते हैं वो मिलते हैं आपको उड़ीसा के अंदर। उसके बाद में नंबर 2 पे आता है छत्तीसगढ़, फिर केरला और फिर आता है राजस्थान। तो यानी 4 जो स्टेट्स हैं हमारे इंडिया की, वो सबसे ज्यादा टॉप लीडिंग है किसमें? मिनरल्स में। जैसे कि उड़ीसा नंबर 1, नंबर 2 पे छत्तीसगढ़, और फिर उसके बाद केरला, और फिर है राजस्थान। उड़ते हुए छत से, है ना, केरला तक राजा गए, उड़ते हुए छत से केरला से राजा गए, उड़ते हुए, उड़ी यानी उड़ीसा, छत यानी छत्तीसगढ़, फिर केरला यानी राजा गए राजस्थान। चलिए नेक्स्ट आते हैं कुछ मेजर प्रोड्यूसर्स जो होते हैं मिनरल्स के इन द वर्ल्ड। यूरोप, अब वर्ल्ड की बात करें, हम इंडिया की बात कर चुके हैं, वर्ल्ड की बात करें, यूरोप जो है सबसे बड़ी लीडिंग प्रोड्यूसर है आयरन के लिए, तो याद कर लीजिए यूरोप, आयरन, आयरन का आई, यूरोप का ई, वॉवल से स्टार्ट हो रहे हैं दोनों। वॉवल से दोनों स्टार्ट हो रहे हैं, तो आप देख सकते हैं, तो इन दोनों को ले लो आप, लीडिंग है आयरन में यूरोप।
चाइल या चिले भी कहते हैं। पेरू जो है साउथ अमेरिका के अंदर, ये लीडिंग प्रोड्यूसर है कॉपर का। कॉपर के लिए सी से कॉपर और सी से चाइल या चिले कह दीजिए। और पेरू, चिल चिल है तो पेरू, पेरू पेरू, ठीक है ना, साउथ अमेरिका में है ये। चाइना और इंडिया जो है सबसे ज्यादा आयरन और डिपॉजिट्स के लिए फेमस है। आयरन और का जो है लीडिंग प्रोड्यूसर वो यूरोप है, लेकिन ये डिपॉजिट्स हैं, यानी आपको सबसे ज्यादा जो मिलेंगे ना वो कहाँ मिलेंगे, चाइना और इंडिया के अंदर। इंडिया और चाइना दो हम लोग हिंदी चीनी भाई भाई, और दोनों मिलकर लोहे का डिपॉजिट्स रखते हैं। ऑस्ट्रेलिया इज द ग्रेटेस्ट क्रिएटर ऑफ बॉक्साइट। बॉक्साइट में ऑस्ट्रेलिया है भाई, अब बॉक्स ऑफिस में ऑस्ट्रेलिया कर सकते हैं, ठीक है। अफ्रीका इज नोन फॉर बीइंग द वर्ल्ड्स बिगेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ प्रीशियस मेटल्स गोल्ड। ये तो भाई पूरे जग जाहिर है। एल डोराडो जो गोल्ड के लिए जाने वाली सबसे बड़ी जगह थी, एल डोराडो, तो वो भी कहाँ थी, यस साउथ अफ्रीका। तो साउथ अफ्रीका, तो अफ्रीका जो है वो मेटल्स के लिए, गोल्ड के लिए और प्लेटिनम के लिए, और एक और भाई कैसे भूल गए हम, डायमंड के लिए, हीरा है, सॉरी हीरा है सदा के लिए। आते हैं ब्राजील। ब्राजील जो होता है ये है आपका सबसे ज्यादा हाई ग्रेड आयरन ओर का प्रोड्यूसर, ठीक है, यानी हाई ग्रेड का बनाता है वो है सिर्फ प्रोड्यूसर, लीडिंग प्रोड्यूसर। ये है हाई ग्रेड, अच्छी उच्च क्वालिटी का बनाने वाला ना। चलिए नेक्स्ट आते हैं, अब मिनरल्स के यूजेस देख लेते हैं। हार्ड मिनरल्स जो होते हैं ये जेम्स की यानी हमारे लिए हीरे मोती जैसे कीमती होते हैं बहुत ज्यादा, क्योंकि सबसे ज्यादा ज्वेलरी बनाने में काम आते हैं, जैसे कि गोल्ड है, सिल्वर है, प्लैटिना है। तो ये सारे वेराइटी के कॉइन्स, वायर्स, पाइप्स, जैसे कि कॉपर जो होता है सबसे हार्ड मिनरल्स, तो हार्ड मिनरल वाला है तो ये किस में काम आएगा, आइटम जैसे कि कॉइन्स, वायर्स और पाइप से। सिलिकॉन जो होता है ये ऑब्टेन किया जाता है क्वार्ट्ज से, जो कि यूज होता है इलेक्ट्रॉनिक और कंप्यूटर इंडस्ट्रीज के अंदर। सबसे ज्यादा इसको कंप्यूटर इंडस्ट्रीज में यूज किया जाता है, क्योंकि क्वार्ट्ज का बनाया हुआ जो ये कौन है, सिलिकॉन, ये बहुत है। और सिलिकॉन की एक और चीज खासियत बताऊं आपको, सिलिकॉन जो है और फेमस किस चीज के लिए, शैम्पूज के अंदर भी सिलिकॉन बहुत डलता है भाई, ध्यान रखना है ना। बॉक्साइट इज रिफाइंड, बॉक्साइट जो है वो रिफाइंड होता है एल्यूमिनियम में। सबसे ज्यादा बॉक्साइट रिफाइंड फॉर्म का है एल्यूमिनियम है, विच इज यूज्ड इन ऑटोमोबाइल्स, जो ज्यादातर ऑटोमोबाइल्स, एयरक्राफ्ट, इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज, बिल्डिंग्स और कुकवेयर, जो हमारे बर्तन वगैरह होते हैं, एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम की खासियत पता है क्या है, एल्यूमिनियम की सबसे बड़ी खासियत है वो जल्दी गर्म भी हो जाता है तो बहुत जल्दी ठंडा भी हो जाता है। घर में अगर आप देखोगे, गेट सम रिलीफ आफ्टर सिपिंग अ हॉट वाटर। चलिए, माइका यानी मिका इज यूज फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस और ग्लास, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस और ग्लास बनाने में। स्टील जो होता है विच इज ऑब्टेन फ्रॉम आयरन ओर इज यूज सो यूज इन इंडस्ट्री। स्टील तो हमें पता है ये पूरी इंडस्ट्री आज चल रही है, आज हमारे घर में नल हो या कुछ भी हो, बहुत सारी चीजें किसकी बनी होती है, स्टील की बनी हुई होती हैं। आगे देखिए कंजर्वेशन, अब भाई यूज कर लिया चीजों को, इस्तेमाल करे जा रहे हैं, बचा नहीं रहे हैं, तो क्या होगा, एक टाइम में वो चीज खत्म हो जाएगी, और खत्म हो गई तो फिर क्या बचेगा, ठन ठन गोपाल। तो ऑब्वियस सी बात है, इनको कंजर्वेशन करना बहुत जरूरी है। मिनरल्स आर नॉन रिन्यूएबल, पहली बात मिनरल्स जो होते हैं नॉन रिन्यूएबल है, ये अपने आप वापस से नहीं बन सकते, इनको बनने में बहुत 50 मिलियन ईयर्स तक लग जाते हैं, ठीक है। ड्यू टू द हाई यूज ऑफ मिनरल्स, एक्सेस यूज करने की वजह से मिनरल्स का, वी नीड टू कंजर्व मिनरल्स फॉर द फ्यूचर, तो हमें इसको अपने फ्यूचर के लिए भी बचाना चाहिए। मार्गरेट थैचर ने एक बहुत अच्छी बात बोली थी, we have not inherited this planet from our ancestors, we have borrowed it from our future generation, so we have to give them back as it we have received। यानी कि अगर मान लीजिए कि उन्होंने सही बात बोली है कि भाई ये जो प्लैनेट अर्थ है ना, ये हमारे पूर्वज नहीं देकर गए हमें गिफ्ट के अंदर, ये हमने उधार लिया हमारी नेक्स्ट जनरेशन से, तो जैसा उन्होंने हमें दिया है ना, उनको भी हमारा फर्ज बनता है वापस वैसा ही देना। तो मिनरल्स जो होते हैं नॉन रिन्यूएबल है, तो सोच के देखिए इनको कंजर्व करना बहुत जरूरी, क्योंकि आने वाली जनरेशन के लिए बहुत ही बड़ा कंपटीशन हो जाएगा। दस सम ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स, तो इनको बचाने के कुछ तरीके इसने बताया। ये तरीके बहुत छोटे छोटे से हैं, हम इनको अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में अपना लेना तो फिर कोई दिक्कत नहीं आने वाली। जैसे रिड्यूस वेस्टेज इन प्रोसेस ऑफ माइनिंग, माइनिंग के प्रोसेस में कम करना। रिसाइकलिंग ऑफ मेटल्स यूजिंग स्क्रैप मेटल्स, जो स्क्रैप मेटल्स होते हैं उनको वापस से रिसाइकल करना। जैसे आपने देखा होगा बैंगलोर वगैरह में क्या करते हैं, इसको मैं आप एक मूवी से एग्जांपल से समझाती हूँ। आपने एक मूवी देखी होगी 2.0 रोबोट, उसमें आपने देखा था जब रजनीकांत को कचरे के डब्बे में फेंक दिया जाता है,
तो वहां से वो आयरन का पिलिंग करने वाले आते हैं जो आयरन के अलग करते हैं और बाकी मटेरियल अलग हो जाता है, मिनरल्स अलग तो वो जो आयरन को खींच कर उसको वापस से क्या किया जाता है, रिसाइकल किया जाता है, यानी वापस उसको बनाया जाता है 2.0 वर्जन जो बनकर आता है नया चिट्टी का। यूज ऑफ अल्टरनेटिव रिन्यूएबल सब्स्टिट्यूट, अगर हमारे पास में रिन्यूएबल सब्स्टिट्यूट्स हैं तो क्यों ना हम उनको इस्तेमाल करें, जैसे सोलर एनर्जी वगैरह इनका इस्तेमाल कर ले हम लोग, या फिर दूसरे जो हमारे पास में मौजूद हैं। यूज ऑफ इम्प्रूव टेक्नोलॉजीज, अगर हम इनको लो ग्रेड ओर्स को अच्छी कॉस्ट में, लो कॉस्ट में दे रहे हैं, तो कम कीमत में अगर हमें अच्छे ग्रेड्स वाला में लो कॉस्ट वाला मिल रहा है तो उसको भी हमें क्या करना चाहिए, अच्छे से इस्तेमाल करना चाहिए। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है पावर रिसोर्स। यहाँ तक हमारी दिक्कत खत्म, यहाँ तक हमने अपना फर्स्ट जो टॉपिक था मिनरल रिसोर्सेज उसको हमने कंप्लीट कर लिया। अब हम आते हैं सेकंड पार्ट पे जो कि है पावर रिसोर्सेज। पावर रिसोर्सेज क्या होता है? पावर रिसोर्स जो होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि आज हमारी पूरी दुनिया पावर पे ही चल रही है। भाई पावर का मतलब क्या हो गया? इट्स नॉट ऑल अबाउट द पावर ऑफ पीपल, पावर ऑफ डेमोक्रेसी, पावर ऑफ पॉलिटिशियन, इट्स अबाउट द पावर। पावर मीन्स लाइट। आज आप इमेजिन करके देखो, 1 मिनट के लिए लाइट चली जाती, कितनी तितर बितर हो जाती है हमारी जिंदगी। हम टॉर्च ढूंढने लग जाते हैं मोबाइल फोन ऑन करें, और सोचो मोबाइल फोन्स भी चार्ज नहीं है तो फिर सोचो क्या होगा। सोच के देखो, इमेजिन करो एक बार के लिए विदाउट लाइट। इज इट पॉसिबल फॉर आवरसेल्फ? क्या हमारे लिए पॉसिबल है कि हमारी लाइफ सरवाइव कर पाएगी इसके बिना? बिल्कुल भी नहीं भाई। आप सोच भी नहीं सकते कि हमारी लाइफ में कितना बड़ा, मतलब बड़ा क्या, मतलब ब्लंडर इश्यू आ जाएगा, तूफान आ जाएगा, हमारी जिंदगी में तबाही आ जाएगी अगर लाइट ना हो। So power resources are those sources that provide energy or electricity. We need power resources for industry, domestic use, agriculture, transport, communication and defense. दुनिया का कोई हिस्सा छोड़ा है हमने जहाँ हमारे लिए काम ही पावर नहीं आ रही? पावर हमारी हर जगह पर काम आ रही है। चलिए, अब दो तरह के पावर रिसोर्सेज होते हैं, कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल, जिसे हिंदी में कहा जाता है परंपरागत और गैर परंपरागत। कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जीज वो होते हैं जो कॉमनली यूज होते हैं, जिन्हें हम अक्सर यूज करते हैं, और ये नॉन रिन्यूएबल होते हैं, इनको दोबारा नहीं बनाया जा सकता, ये एक बार यूज हो गए, जैसे कोल, पेट्रोल, ये क्या है, पावर का ही तो हिस्सा है ये। इसके अलावा फॉसिल फ्यूल्स हो गए, दो मेजर कन्वेंशनल एनर्जीज हो गई। फॉसिल फ्यूल, सीएनजी, कोल, ऑयल, नेचुरल गैस, ये सारे एग्जांपल हैं कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी के। फॉसिल फ्यूल्स में आप कोल को ले सकते हो, जिसको हम बर्ड सनशाइन भी कहते हैं, दबाई हुई, दफन की हुई रोशनी। इसके अलावा पेट्रोलियम, जिसे हम ब्लैक गोल्ड कहते हैं, ये दो नाम याद रख लीजिएगा। कोल को कहा जाता है ब्लैक सनशाइन, ये पूछा जाता है आपके सैनिक स्कूल के एग्जाम में कि ब्लैक सनशाइन किसे कहते हैं, और ब्लैक गोल्ड किसे कहा गया है, पेट्रोलियम को। एंड नेचुरल गैस टाइप्स ऑफ कन्वेंशन में देखिए, कोल, कोल द मोस्ट सॉरी एसेंडेंट फॉसिल फ्यूल, ये सबसे पूर्वजों वाला फॉसिल फ्यूल है जिसको हम बहुत अरसों, अरबों खरबों बरसों से इस्तेमाल करते जा रहे हैं। एंड ये यूटिलाइज आता है होम ग्राउंड, ये घर में ही फ्यूल के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। इंक्वायर्स के लिए, जैसे आयरन और स्टील को जनरेट करना है थर्मल पावर के तौर पे, जैसे पहले जो पिघलाया जाता था, तो आपको मालूम होगा आज तो बड़ी बड़ी मशीन्स आ गई, हीट्स के हो गए, लेकिन आयरन को पिघलाने के लिए कोयले के अंदर डाला जाता था, तब इसको पिघल, और अगर ट्रेन वगैरह याद हो तो पहले कोयले से ही चलती थी सब कुछ। अब जो कोल होता है वो बेसिकली इसके कंटेंट के हिसाब से इसको इस पार्ट में बांटा हुआ है। पहला है एनारसिट, ओके, एंथ्रासाइट होता है एंथ्रासाइट, फिर है बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट। एंथ्रासाइट जो होता है इसमें हाईली कितना होता है, लगभग इसमें होता है 92 से लेकर 98। बिटुमिनस होता है 70 से लेकर 90% तक, और लिग्नाइट होता है 65%, और पीट होता है लगभग जिसमें 40% या उससे भी कम आयरन मौजूद होता है। पीट जो था सबसे पहला फर्स्ट स्टेज था फॉर्मेशन ऑफ कोल का, यानी सबसे पहले जो कोयला बना था वो पीट का बना था। इट इज लाइट ब्राउन, ये लाइट ब्राउन कलर में होता है। जो लीडिंग प्रोड्यूसर है आज की डेट में कोयले के, वो है, देखो सबसे पहले सी से ले लो, चाइना, फिर यूएसए, जर्मनी, रशिया और साउथ अफ्रीका और फ्रांस। ठीक है भाई, ये इसको याद करना है हमें। इंडिया के अंदर कोल प्रोड्यूसिंग एरिया जो है सबसे ज्यादा वो है हमारा वेस्ट बंगाल, राजन वहां पर है, झारखंड में झारिया, धनबाद और बोकारो, और छत्तीसगढ़ के अंदर कोरला और सोनहाट। ठीक है, तो वेस्ट बंगाल, झारखंड और छत्तीसगढ़। नेक्स्ट आते हैं ऑयल। Oil is found between the layers of rocks and is penetrated by oil fields situated in the seaward and the seaside region. तो ये अभी आपको समझ में आ गया होगा। आफ्टर ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट करने के बाद बहुत सारे आइटम्स, जैसे कि सॉइल को ट्रीटमेंट करते हैं
इसकी फर्नेस होती है, भट्टी होती है जिसमें इसको डाला जाता है ऑयल को, और फिर उसके बाद में डीजल, पेट्रोल, लैम्प ऑयल, वैक्स हो गया, प्लास्टिक हो गया, ऑइंटमेंट हो गया, ये सब प्रोड्यूस किया जाता है। ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज जो है वो है पान यानी पैन, और इराक, सऊदी अरेबिया और कतर, आपको पता ही है सारा का सारा तेल वहीं बसा हुआ है। ऑयल प्रोड्यूसिंग जो स्टेट्स है इंडिया में वो है दिग्बोई असम के अंदर, ठीक है, डिग करके निकाला तो असम में आसानी से मिल गया। बॉम्बे हाई के अंदर यानी मुंबई में, एंड डेल्टाज ऑफ कृष्णा और गोदावरी नदियों के जो डेल्टाज हैं वहां पर। अब आते हैं नेक्स्ट पे, नेचुरल गैस। नेचुरल गैस जो है ये मिक्सचर होता है गैसेस का विच आर रिच इन हाइड्रोकार्बन, जो हाइड्रोकार्बन से मिलकर बनता है। ये नेचुरल गैस के जो रिजर्व्स होते हैं ज्यादातर अर्थ के नियर या सॉलिड या लिक्विड हाइड्रोकार्बन्स में बेड्स लाइक कोल और क्रूड ऑयल में मौजूद होते हैं ना। एक्चुअल में इसकी रियलिटी बताती हूँ, नेचुरल गैस जो है वो जैसे आप ऑयल को डालते हो ना उसमें से ही एक पार्ट में निकलने का काम करती है, ध्यान रख लेना, ठीक है। प्रोड्यूसिंग नेशंस, अब इसको सबसे ज्यादा कौन उत्पादन करता है? रशिया, नॉर्वे, यूके और नीदरलैंड। यानी रूस कर ना जाओ, रूस कर नॉर्वे, नॉर्वे और उनके नीदरलैंड, है ना। नेचुरल गैस प्रोड्यूसिंग जो रीजन है वो है हमारे इंडिया में जैसलमेर यानी राजस्थान में, कृष्णा गोदावरी का डेल्टा, त्रिपुरा और कुछ एरियाज हो गए सी वर्ड मुंबई की तरफ, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं नॉन कन्वेंशनल सोर्सेस, गैर परंपरागत था। नॉन कन्वेंशनल का मतलब हो गए जो हद से ज्यादा इस्तेमाल किए जा सकते हैं, जो कभी खत्म नहीं होने वाले, और सबसे बड़ा इनका इजी पीजी लेमन स्क्वीजी वर्ड है, क्या बोल सकते हैं हम इसको? इसको बोल सकते हैं हम वो रिसोर्सेज जो हमें नेचर से मिलते हैं, जैसे कि सोलर एनर्जी, रिन्यूएबल होते हैं। तो सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, बायोगैस, टाइडल एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी और न्यूक्लियर एनर्जी एग्जांपल है नॉन कन्वेंशनल के। दे आर यूजुअली मोर एक्सपेंसिव देन कन्वेंशनल, ये इससे भी ज्यादा महंगे पड़ते हैं। कहने के लिए फ्री गिफ्ट्स ऑफ नेचर है, बट भाई इनकी टेक्नोलॉजी बहुत, जैसे कि आप लोगों के घर में अगर किसी ने सोलर प्लांट वगैरह लगा रखा है तो उनको पता होगा। इंडिया हैज अ ग्रेट पोटेंशियल फॉर सोलर एनर्जी, इंडिया में बहुत तादाद है भैया, ध्यान रखना, अच्छा खासा सोलर एनर्जी का बहुत है, और खासकर राजस्थान में। अब टाइप्स देखते हैं। हाइड्रो पावर इन्वॉल्व द रिलीज ऑफ रेन वाटर, ये रेन वाटर या स्ट्रीम नदी जब होती है तो अपने साथ में डैम वगैरह पे लगाया जाता है, और वहां पर एक हाइट पर एक टरबाइन लगाते हैं, जैसे ही ये पानी उस टरबाइन पे गिरता है तो वो घूमता है, और घूमने से जो वाटर एनर्जी होती है वो कन्वर्ट कर दी जाती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर, काइनेटिक में। इंडिया में 197 हाइड्रो पावर प्लांट्स हैं, ठीक है, ध्यान रखना इस चीज का। नेक्स्ट आते हैं कोयना हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, महाराष्ट्र के अंदर, इज द लार्जेस्ट कंप्लीटेड हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, ये सबसे बड़ा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट होता है। इट हैज अ पावर कैपेसिटी ऑफ 1960 मेगावाट, इसके अंदर इतनी लगभग क्या है कैपेसिटी होती है। जो पहला हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन था वो है सिद्रा यानी पोंग हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन, जो कि वेस्ट बंगाल में। टहरी जो डैम बना हुआ है हमारा, टहरी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट जो कि उत्तराखंड में, ये हाईएस्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट है कंट्री का। बाकी मैंने बता ही दिया। टहरी डैम इंडिया का सबसे नंबर 1 लार्जेस्ट वन डैम है, टॉलेस्ट, सॉरी टॉलेस्ट यानी लंबा। सोलर एनर्जी जो होती है ये हार्नेसिंग द पावर ऑफ सनलाइट टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करती है। फोटोवोल्टेइक पीवी सेल्स जो कॉमनली यूज होते हैं सोलर पैनल्स के अंदर, आपने सोलर पैनल्स में ब्लैक ब्लैक कलर की, व्हाइट कलर की पट्टियां लगती हैं, तो कन्वर्ट्स ये सनलाइट को डायरेक्टली इलेक्ट्रिकल एनर्जी में करते हैं, और सोलर थर्मल सिस्टम जो होता है वो सनलाइट को हीट करके फ्लूइड में, विच देन जो बाद में स्टीम गर्मी पैदा करता है और टर्बाइंस को जनरेट करता हुआ इलेक्ट्रिसिटी वहां से बन जाती है। लीडिंग स्टेट जो है राजस्थान और गुजरात है, सबसे ज्यादा धूप यहीं पड़ती है, तो लीडिंग स्टेट कौन सी होगी? राजस्थान और गुजरात। लीडिंग कंट्रीज जो है वो वर्ल्ड की यूएसए और चाइना है, यानी दो देश जो हैं वो सबसे ज्यादा क्या करते हैं लीडिंग कंट्रीज वर्ल्ड के अंदर, यूएसए और चाइना है जो इसको करते हैं। विंड एनर्जी की बात करते हैं, कैप्चर्स द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द विंड, ये विंड की काइनेटिक जो एनर्जी होती है उसको जनरेट करता है, कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिक एनर्जी के अंदर। विंड टर्बाइंस जो होते हैं आपने देखा होगा, पवन चक्कियां सबसे ज्यादा महाराष्ट्र पुणे के अंदर आपको बहुत मिलेंगी, तो तमिलनाडु में मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ विंड टर्बाइन जो होते हैं हवा के साथ रोटेट करते हैं, और ये मशीन जो होती है इसमें विंड एनर्जी को जनरेट करके नीचे स्टोर किया जाता है रोटेशनल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल पावर के अंदर। लीडिंग स्टेट्स जो है वो है इंडिया में तमिलनाडु और महाराष्ट्र, और लीडिंग कंट्रीज जो है वर्ल्ड के अंदर वो है जर्मनी और इंडिया, देखो भारत का नाम आ ही गया, और दूसरा है जर्मनी, सबसे ज्यादा जो विंड मिल्स यहाँ पाई जाती हैं।
बायोगैस की बात करें, ये हमारा एक ट्रेडिशनल वे है, बहुत पुराने समय से चलता आ रहा है एक ट्रेडिशनल वे। इसके अंदर ये है, बायोगैस जो है प्रोड्यूस करता है एनारोबिक डाइजेशन जो है ऑर्गेनिक वेस्ट का, सच एज जैसे रेजिड्यूज होते हैं एनिमल्स के, जो काउडंग वगैरह हो गया, उनके जो छोटे छोटे जो एक्सक्रीटास होते हैं उनको यूज किया जाता है। पुराने जमाने में जब हमारे पास में इंसेक्टिसाइड्स पेस्टिसाइड्स नहीं थे, मैन्योर नहीं था, तो उसी को खाद के तौर पे इस्तेमाल किया जाता था। लीडिंग जो कंट्रीज हैं वो वर्ल्ड के अंदर है जर्मनी और चाइना, और लीडिंग स्टेट जो इंडिया में वो है महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश, सबसे ज्यादा ये। और ये बायोगैस के प्लांट्स अलग अलग लगाए जाते हैं। टाइडल एनर्जी की बात करें तो हार्नेस द पावर जनरेटेड बाय द राइज एंड फॉल ऑफ द टाइड्स इन कोस्टल, ये ज्यादातर कोस्टल यानी कि तटीय इलाके जो होते हैं, समुद्र के इलाके जो होते हैं, वहां पर लगाए जाते हैं। ये वहां से क्या करते हैं, जो तेज हवाएं पवनें चलती हैं, जो वहां की टाइडल एनर्जी होती है, जो टाइड्स ज्वार भाटा, जैसे इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ। फुल मून जो टाइम होता है पूनम का, तो समुद्र वगैरह के जो उस वक्त क्या होता है, जो मून होता है उसकी ग्रेविटेशनल फोर्स जो होती है बहुत ज्यादा होती है, इसलिए वो समुद्र वगैरह में पानी को अपनी तरफ खींचता है। तो ये जो पानी होते हैं उसकी बहुत ऊंची ऊंची लहरें जाती है, जिन्हें हम ज्वार भाटा कहते हैं। तो वो जो ज्वार भाटा होता है, टाइडल्स जो होती हैं, वो क्या करती हैं, टरबाइन पे गिरती हैं और फिर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। लीडिंग कंट्रीज जो है यूनाइटेड किंगडम और साउथ कोरिया है, और इंडिया में बात करें तो गुजरात है सबसे ज्यादा। जियोथर्मल, जमीन के अंदर हमें मालूम है कि बहुत गर्मी मौजूद होती है ना, तभी तो हर चीज पिघल कर बाद में क्या हो जाती है, पिघलती है, जलती है अंदर। तो वहां पर जो बीनीथ अर्थ की सरफेस पे जो होता है, ऑफन जो एरियाज होते हैं ये एक्टिव वॉल्केनोज हो गए, गीजर्स की तरह काम करते हैं। लीडिंग स्टेट जो है जिसमें जियोथर्मल है वो हिमाचल प्रदेश है, जो नोटेबल माना गया है जिसमें। और लीडिंग कंट्रीज जो वर्ल्ड में वो है यूएसए और आइसलैंड। देखो नाम आइसलैंड है लेकिन है क्या वहां पर, जियोथर्मल। न्यूक्लियर, न्यूक्लियर एनर्जी जो है ये जनरेट होती है थ्रू कंट्रोल न्यूक्लियर रिएक्शन, यानी दो जो न्यूक्लियर्स होते हैं उनका आपस में फ्यूजन करवाया जाता है, जैसे यूरेनियम, थोरियम, इन सबको किया जाता है, तो इनसे बहुत बड़ी एनर्जी रिलीज होती है, न्यूक्लियर एनर्जी। और जिसकी वजह से बहुत अच्छा एक्सेसिव हीट जो है वो प्रोड्यूस होता है। जैसे राजस्थान के अंदर पोखरण में जब ये न्यूक्लियर का किया गया था, तो उस समय ये हुआ था, पूरा एरिया खाली करवाना पड़ा था, यानी आसपास 10-20-25 किलोमीटर तक का एरिया जो आबादी थी उसको खाली करवाया, क्योंकि इसका रेडिएशन और इसकी गर्मी इतनी ज्यादा होती है कि झुलसा भी सकती है। ठीक है, तो लीडिंग स्टेट जो है वो है तमिलनाडु, राजस्थान और गुजरात, जो कोकरापार है, काकरापार। और लीडिंग कंट्रीज जो वर्ल्ड के अंदर है वो यूएसए, फ्रांस और चाइना। अब न्यूक्लियर प्लांट जो है इंडिया में कहाँ कहाँ है, ये आपके सामने एक लिस्ट बना के रखी गई है। जैसे काकरापार एटॉमिक पावर स्टेशन जो 1993 में था गुजरात में। काकरापार यानी खाकरा फाफड़ा सुना है ना, ये डिश किसकी होती है, गुजराती होंगे, तो काकरापारा जो जगह है वो उसको याद कर लो, गुजरात से। ठीक है, फिर कलपक्कम जो मद्रास का है, तो तमिलनाडु, कलपक्कम ऐसा नाम, पक्कम कल पक्का करेंगे काम, ठीक है, तो ये तमिलनाडु का नाम। नरोड़ा एटॉमिक पावर स्टेशन, नरोड़ा, नरोड़ा यानी कोई रोड़ा नहीं आना चाहिए, वो कहाँ नहीं आ रहा आजकल, उत्तर प्रदेश में, जब से वहां पर आदित्य योगीनाथ जी आए हैं। कायगा न्यूक्लियर पावर प्लांट ये है कर्नाटक में। कायगा भाई, काय का नाटक करेगा, तो कायगा कर्नाटक। ठीक है, तारापुर महाराष्ट्र, तारा सबसे महान, ठीक है, तारा जो है महान होता है, महान नक्षत्र के हिसाब से महाराष्ट्र के अंदर सबसे बड़ा तारापुर। कुडकुलम जो है तमिलनाडु में। अब कुल्लम कुल्लम और पक्कम पक्कम जो है ये देखो तमिलनाडु के ही नाम आ रहे हैं लास्ट में, कुल्लम और पक्कम। राजस्थान एटॉमिक पावर स्टेशन, राजस्थान में ये। ईयर्स को मैं ज्यादा कंसिडरेट नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैं इनकी स्टेट्स को ज्यादा कंसिडरेट कर रही हूँ लिंक करने के लिए। आज का जो हमारा टॉपिक था मिनरल एंड पावर रिसोर्सेज, वो यहीं पर खत्म करते हैं। आई होप कि आज के इस टॉपिक से आपको काफी कुछ सीखने को मिला और काफी कुछ जानकारी मिली होगी, और होप इट विल बी वेरी 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 यूजफुल फॉर यू, यानी किसी भी तरीके से आपके यूज में आए लेकिन जरूर देखें, और अपने फ्रेंड्स को, अपने जो साथ में दोस्त हैं जो तैयारी कर रहे हैं उनको भी शेयर करें, अदर लिंक्स पे भी शेयर करें, ताकि वो भी इसको देखकर अपना जो भी उनके डाउट्स हैं, कोई चीजें रह रही हैं, तो वो इस पॉइंट्स को कर सकते हैं। तो कल फिर मिलेंगे, टिल देन थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।